नमस्कार दोस्तों, आज हम कक्षा 12वीं की पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट यानी समकालीन विश्व राजनीति के पाठ 2 यानी सत्ता के नए केंद्र के बारे में पढ़ेंगे। और पहले इस चैप्टर का नाम था सत्ता के वैकल्पिक केंद्र, परंतु सीबीएसई ने इस चैप्टर का नाम बदल के सत्ता के नए केंद्र रख दिया है। और यह एनसीईआरटी में पाठ 4 होगा आपके मेरे हिसाब से। तो अब हम इस चैप्टर के अंदर के टॉपिक के बारे में पहले मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या पढ़ेंगे। हम कुछ संगठनों के बारे में पढ़ेंगे, जैसे यूरोपीय संघ, जिसको यूरोपीय यूनियन भी बोलते हैं, आसियान, सार्क, ब्रिक्स। और कुछ देशों के बारे में पढ़ेंगे, जैसे रशिया, चीन, इजराइल, भारत, दक्षिण कोरिया और जापान। तो अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अब हम सत्ता के नए केंद्र को शुरू करते हैं। पहले हम यूरोपीय संघ के बारे में पढ़ेंगे, और आपको यहाँ पर दिख भी रहा होगा कि यूरोपीय संघ। अगर पेपर में पूछ लिया जाए कि यूरोपीय संघ में कितने सदस्य हैं वर्तमान में, तो आप बता पाएंगे इसमें 27 सदस्य हैं अभी के टाइम में। ठीक है, ये अभी के टाइम पे 27 सदस्य यानी देश है इसमें। और अब हम इसके बारे में पूरी डिटेल पढ़ते हैं। यूरोपीय संघ यानी 1957 में 6 देश यानी फ्रांस, पश्चिम जर्मनी, इटली, बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग ने रोम संधि के माध्यम से यूरोपीय आर्थिक समुदाय और यूरोपीय एटमी ऊर्जा समुदाय का गठन किया। यानी ये जो 6 देश हैं, इन्होंने सबसे पहले जो यूरोपीय आर्थिक समुदाय है, और जिसको यूरोपीय आर्थिक संगठन भी बोल सकते हैं, इसकी शुरुआत की थी इन्होंने 1957 में 6 देशों ने। अब बस आप इसमें सन याद करके रखिए। और जून यानी 1979 में यूरोपीय पार्लियामेंट के गठन के बाद यूरोपीय आर्थिक ने राजनीतिक स्वरूप लेना शुरू कर दिया। यानी जब इसमें पार्लियामेंट की स्थापना करी गई यानी गठन करा गया, तो ये एक तरह से बोला जाएगा, पहले ये आर्थिक के रूप में भी काम कर रहा था। पहले ये आर्थिक ही था, लेकिन फिर जब ये इसका गठन हुआ पार्लियामेंट का, तो ये फिर ना राजनीतिक भी परिवर्तन लिए जा रहा था, क्योंकि अब ये पॉलिटिक्स में भी जुड़ रहा था। फिर देखा जाए तो फरवरी यानी ये सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण डेट है, 1992 फरवरी 1992 में maastricht संधि के द्वारा यूरोपीय संघ का गठन हुआ। अब यहाँ देखा जाएगा कि यूरोपीय संघ का गठन किस संधि के माध्यम से हो, तो आप क्या बोलेंगे, maastricht संधि। और कब हुआ, 1992 में। और इसमें वर्तमान सदस्य आपको मैंने बता ही दिए कि 27 देश है। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा कि यूरोपीय संघ के ऊपर से, मतलब इसका अगर देखा जाए कि ये कैसे गठन हुआ, ये पहले कैसा था फिर कैसा हुआ, इसमें कितने सदस्य हैं, मतलब आपको बाहर से इस संगठन के बारे में पता लग गया होगा। तो अब हम मार्शल योजना के बारे में पढ़ेंगे। ये मार्शल योजना की डेट आप बहुत ही महत्वपूर्ण है, और आप इसको याद कर लीजिए, क्योंकि पेपर में बहुत पूछता है। और मार्शल योजना कभी 2 नंबर में पूछ लिया जाता है, कभी 1 नंबर में भी। तो आपको एज इट इज़ यही लिख के आ जाना है, क्योंकि बिल्कुल सही है। अब मार्शल योजना के बारे में पढ़ेंगे हम। 1948 के बाद यूरोप के देशों ने मेल मिलाप को शीत युद्ध से भी मदद मिली। अमेरिका ने यूरोप की अर्थव्यवस्था के पुनर्गठन के लिए जबरदस्त मदद की, जिसे मार्शल योजना कहा जाता है। देखो, जब पहले ने यूरोपीय संघ ना उतना मजबूत भी नहीं था, और उसकी अर्थव्यवस्था ना इतनी मजबूत भी नहीं थी। तो 1948 में ना अमेरिका ने ना उसकी अर्थव्यवस्था को दोबारा से शुरू करने के लिए ना अमेरिका ने उसको ना आर्थिक रूप से बहुत ही मदद की, हद से ज़्यादा। तो इसी को ही ना, जो पूरी योजना थी ना, तो इसी को ही मार्शल योजना कहा जाता है। और इसकी शुरुआत 1948 में हुई थी। ये बहुत ही मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया, और ये करेक्ट है बिल्कुल। अब हम ना कुछ यूरोपीय संघ यानी यूरोपीय यूनियन की ना थोड़ी विशेषताएं पढ़ लेते हैं कि ये क्यों मेन है, और इसकी कुछ ऐसी विशेषता है कि ये क्यों जाना जाता है पूरे विश्व में ऐसा महत्वपूर्ण संगठन। तो अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट पॉइंट पहला है, ये इसके पास ना, पहली बात, इसके पास स्वयं का झंडा है।
स्थापना दिवस है, यानी ये कब स्थापना हुई थी। और इसकी अपने पास अपनी मुद्रा है। मुद्रा क्या है यूरोपीय संगठन की? यूरो। पूरे यूरोप में जितने भी इसमें देश शामिल हैं उन सब में यूरो मुद्रा चलती है। यूरोपीय संघ एक विशाल राष्ट्र राज्य की तरह कार्य करने लगा है, यानी आपको पता ये तो है कि बहुत ही बड़ा संगठन है तो अच्छी तरह से कार्य भी करेगा। यूरोपीय संघ का झंडा 12 सोने के सितारों से घेरे के रूप में वहाँ के लोगों में पूर्णता, समग्रता, एकता और मेल मिलाप का प्रतीक है। यानी जो उसका झंडा है यूरोपीय संघ का, तो इसमें बताया गया है कि उसमें सोना कह रहा हूँ 12 सोने के सितारे जो कि आपस में एक मेल मिलाप और शांति एकता के रूप में प्रतीक करते हैं। आपको मैं झंडा भी दिखा दे रहा हूँ, ये रहा यूरोपीय संघ का झंडा। आप देख रहे इसमें 12 सितारे हैं और ये मेल मिलाप को प्रतीक कर रहे हैं, प्रतीक। तो अब हम यूरोपीय संघ की आर्थिक विशेषताएं पढ़ लेते थोड़ी। ये तो हमने राजनीतिक मान लीजिए या उसकी कुछ विशेषता हमने अच्छी तरह से, लेकिन अब हम डिवाइड करके पढ़ेंगे कि अब इसकी आर्थिक विशेषताएं क्या है। क्योंकि मैंने आपको ना जिस तरह से मैंने डिटेल में करा है ना, आप अगर ऐसे लिख के आ जाते हैं ना कि अगर पेपर में कि यूरोपीय संघ के बारे में विस्तार पूर्वक बताए तो इसमें विशेषताएं भी बताओगे, आपकी इसका गठन कैसे हुआ, सब कुछ बताओगे, तो ऐसे पॉइंट्स आप उतार के आओगे तो आपको पक्का 6 नंबर मिलेंगे। तब हम इसके आर्थिक विशेषताओं के बारे में पढ़ते हैं। जो यूरोपीय संघ था ना, इसने 2005 में इसकी जो अर्थव्यवस्था थी ना, सबसे विश्व में सबसे बड़ी थी 2005 के हिसाब से, मैं आपको बता रहा हूँ डेटा के। और इसकी जो जीडीपी थी, यानी सकल घरेलू उत्पाद 17,000 अरब डॉलर से भी ज़्यादा था। ये 2016 के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ। इसकी जो जीडीपी थी वो बहुत ही ज़्यादा थी। और विश्व व्यापार में ये अमेरिका से भी 3 गुना ज़्यादा योगदान करता है। यानी जो विश्व व्यापार है उसमें अमेरिका से भी ये 3 गुना ज़्यादा योगदान करता है। तो आप मान लीजिए कि ये कितना महत्वपूर्ण है। अभी हम इसके सैन्य संगठन के सैन्य विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे, यानी ये सैन्य रूप से कैसा है। जो यूरोपीय संघ है ना, इसकी दुनिया की सबसे बड़ी सेना है, ये आप मान लीजिए। और ब्रिटेन फ्रांस के पास 550 परमाणु हथियार है। यानी जो इसके महत्वपूर्ण 2 देश है ना, ब्रिटेन और फ्रांस, इनके पास ना कम से कम 550 यानी 550 करीब ना इनके पास परमाणु हथियार है। तो आप मान लीजिए कि इतने मतलब शक्तिशाली देश है, शक्तिशाली संगठन हो सकता है ये। और अंतरिक्ष विज्ञान और संचार प्रौद्योगिकी के मामले में सुदृढ़ है, यानी टेक्नोलॉजी और अंतरिक्ष जो विज्ञान है, जितना भी हम एस्ट्रोनॉट के बारे में पढ़ते हैं ऊपर, ये भी काफ़ी मजबूत है इसका संगठन। ब्रिटेन और फ्रांस के पास सुरक्षा परिषद में यानी वीटो पावर प्राप्त है। जो इसके 2 देश हैं, वीटो पावर मैं आपको आगे बताऊंगा वीटो पावर होती क्या है। ये हम अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में जब हम छठा चैप्टर करेंगे इंटरनेशनल वाला, जिसमें हम यूएनओ के बारे में पूरा पढ़ेंगे, तो इसमें आपको मैं बताऊंगा कि वीटो पावर होती है। अभी के लिए आप ध्यान दीजिए कि ब्रिटेन और फ्रांस के पास इसमें सुरक्षा परिषद में वीटो पावर है, ये जो 2 देश हैं। लेकिन अब हम आज के हिसाब से ना, ब्रिटेन है जो वो अलग हो चुका है यूरोपीय संघ से। तो आप समझाने के लिए आप तो आंसर में डाल सकते हैं, लेकिन जैसे मैंने इसमें डाला है कि नोट आखिरी में आप ना ये डाल दीजिए हाईलाइट करके कि 31 जनवरी 2020 को ब्रिटेन यूरोपीय संघ से अलग हो गया। यानी ये आप डेट याद कर लीजिए, 31 जनवरी 2020 से यूरोपीय संघ से ब्रिटेन अलग हो चुका है। ठीक है, अब मैं आपको यूरोपीय संघ की थोड़ी कमजोरी, अब देखो किसी की विशेषताएं होती हैं तो किसी की थोड़ी कमजोरियां होती हैं। तो अब हम इसकी कमजोरियों के बारे में पढ़ लेते हैं। इसके सदस्य देशों की अपनी विदेश नीति है और रक्षा नीति है, जो कई बार एक दूसरे के खिलाफ भी होती है, जैसे इराक पर हमले के मामले में। देखो जो इसके देश है ना यूरोपीय संघ के, उनके ना हर देश के ना अपनी अपनी विदेश नीति है कि कैसे क्या होगा विदेश में, मतलब अपने देश में, और रक्षा नीति है। इसी की वजह से ना कभी कभी ना एक दूसरे कोई आपस में ना एक दूसरे में भी युद्ध हो जाता है।
जैसे इसमें लिखा भी है मैंने, इराक पर हमले के मामले में, इराक है जो, इराक पे ऐसे हमले के मामले में हो गया था क्योंकि उसकी विदेश नीति अलग थी। अब यूरोपीय संघ के कई देश अमेरिकी गठबंधन में है, थे भी और है भी अभी भी, क्योंकि यूरोपीय संघ के जो देश है ना, अब यूरोप आपको पता है कितना बड़ा है कॉन्टिनेंट, लेकिन सबसे बड़ा आपको पता है कॉन्टिनेंट तो एशिया है, लेकिन यूरोप के जो अधिकतर देश है ना वो अमेरिका से ना टच में, तो इसलिए ना वो अमेरिका के गठबंधन में है। अब ब्रिटेन ने यूरोपीय संघ से जून 2016 में एक जनमत द्वारा अलग होने का निर्णय लिया, जिसे ब्रिटिश कहा जाता है। ये आ सकता है एक नंबर में, ब्रिटिश किसे कहते हैं। तो यूरोपीय संघ ने ना एक जनमत संग्रह यानी लोगों से ना एक वो करवाया था कि कौन कौन मतलब समर्थन देता है कि ब्रिटेन को अब यूरोपीय संघ से अलग हो जाना चाहिए। तो 2016 में एक जनमत संग्रह हुआ था, तो इसी जो संग्रह हुआ था ना, इसी संग्रह को ब्रिटिश कहा जाता है, अलग होने की जो वो योजना थी। अब हम एक और पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे जो कि ये भी बहुत मेन है। डेनमार्क, जो यूरोपीय संघ के जो और दो देश हैं, डेनमार्क और स्वीडन ने यूरो मुद्रा का विरोध किया है हमेशा, क्योंकि ये दो देश है, ये इनका मानना है कि हम यूरो मुद्रा को अपने देश में लागू बिल्कुल नहीं करेंगे। तो आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा यूरोपीय संघ के बारे में। मैंने आपको बहुत ही सरलतापूर्वक समझाया और मैं समझता हूँ कि आपको समझ आ भी गया होगा कि वैसे ये यूरोपीय संघ बहुत ही आसान भी है टॉपिक। बाकी जो मैंने आपको ये नोट्स में है, ये आप स्क्रीनशॉट खींच लीजिए क्योंकि ये बहुत ही मेन है और आप इससे नोट्स बना भी सकते हैं। तो अब हम आसियान के बारे में पढ़ेंगे। अब हम ना आसियान के बारे में पढ़ेंगे कि आसियान की फुल फॉर्म पहले होती क्या है। तो आप आसियान की फुल फॉर्म देखिए, दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन। यह आसियान की फुल फॉर्म में ये एक नंबर में पूछी जाती है कि आसियान क्या है। तो आप इसकी फुल फॉर्म बता दीजिए और थोड़ा मैं आपको डिटेल बताऊंगा तो आप वो भी बता दीजिए, तो आपको फुल एक नंबर मिल जाएंगे। देखो, आसियान का जो मुख्यालय है वो इंडोनेशिया में, इंडोनेशिया की वो कैपिटल आपको पता ही है जकार्ता। तो जकार्ता आपको पता ही है, जकार्ता है इसकी फुल फॉर्म। इसका मुख्यालय इंडोनेशिया में। अब हम इसके बारे में थोड़ा डिटेल पढ़ेंगे कि 1967 में बैंक को घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करके आसियान की स्थापना की गई। यानी जो आसियान है इसकी स्थापना कब करी गई और किसके द्वारा की गई, तो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, 1967 में बैंक को घोषणा पत्र के द्वारा। इसके जो 5 पहले संस्थापक देश हैं वो देखिए, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलिपीन है, सिंगापुर है और थाईलैंड है। याद रखिए, इसमें ना हमेशा ये पूछ लिया जाता है कि तो आप वर्तमान में कितने सदस्य और संस्थापक देश कितने, तो आप इन देशों को ना याद कर लीजिए कि संस्थापक देश कितने थे और नए देश कितने। पहले मैंने आपको बता दें कि संस्थापक देश कितने, अब नए सदस्य कितने इसमें है। ब्रुनेई दारुसलाम, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया। आप टोटल है 10, परंतु पहले 5 थे संस्थापक और ये बाद में 5 और ऐड हुए। अगर पूछ लिया जाए कि टोटल कितने, तो आप 10 बोलिए और संस्थापक देश हैं तो 5, या नए देश हैं तो भी 5। अब इसके उद्देश्य पढ़ लेंगे कि आसियान के क्या उद्देश्य है। या मैंने आपको यूरोपीय संघ के उद्देश्य नहीं बताया था, तो मैं आपको 3-4 उद्देश्य बता दे रहा हूँ यूरोपीय संघ के, कि उनकी एक समान मुद्रा का चलन है और उनका वीज़ा मुक्त आगमन है कि कोई भी आ सकता है देश में उनके, और उनकी ना एक है कि आंतरिक मामलों तथा न्याय से जुड़े मामलों का सहयोग, यानी जो भी अगर कोई जस्टिस या कोई मामला है जो कि इंटरनल है उनमें ना ये का सहयोग बहुत होता है उनमें। तो अब मैंने आपको 2-3 बता दिए, तो आप लिख दीजिए उद्देश्य। बाकी हम उद्देश्य आसियान के पढ़ते हैं। आर्थिक विकास तेज करना, यानी इनका आर्थिक विकास बहुत तेज हो रहा है। कानून व्यवस्था और शासन व्यवस्था को सुधारना, यानी जो उनकी कानून व्यवस्था आसियान के देशों की और उनकी शासन व्यवस्था है उनकी व्यवस्था को सुधारना। और शांति को बढ़ावा देना, यानी जो इसके देश हैं वो आपस में शांति को बढ़ावा देते हैं, यानी शांति से रहना पसंद करते हैं। और सामाजिक और सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा देना, ये भी आपको पता ही चल गया होगा कि विभिन्न जो देश है इसमें वो आपस में सामाजिक और सांस्कृतिक व्यवस्था को यानी विकास को और सुधारना और उसमें उसको बढ़ावा देना।
अब हम आसियान के 3 स्तंभ के बारे में पढ़ेंगे, जो कि 2003 में इसका वो हुआ था गठन। अब हम इसके 3 स्तंभ के बारे में पढ़ेंगे। ये थोड़ा मेन है, बट आ सकता है, थोड़ा सा मेन है बस, बाकी मुझे नहीं लगता कि पेपर में आ सकता है। बाकी आपको पता ही कि पेपर के लिहाज से तो सारी चीज़ इम्पोर्टेंट माना जाता है। ये सीयूटी में भी पूछा जा सकता है आपके, मेरे हिसाब से आपके अभी एग्ज़ाम होने वाला होगा। तो अब हम आसियान सुरक्षा समुदाय के बारे में पढ़ेंगे। देखो पहला ये जो है, पहला स्तंभ है आसियान सुरक्षा समुदाय। सदस्य देशों के बीच के विवादों को सुलझाना और शांति और सहयोग को बढ़ावा देना। ये मैं आपको ना डायरेक्ट बता दे रहा हूँ, बहुत ही मैंने सिंपल लिखा हुआ है कि इसके जो देश हैं आपस में विवादों को सुलझाना। अगर कोई देश आपस में टकरा भी जाता है, युद्ध करता है, तो विवादों को सुलझाना। अब आर्थिक समुदाय के बारे में पढ़ेंगे, जो कि दूसरा स्तंभ है। साझा व्यापार को बढ़ावा देना, मुक्त व्यापार बढ़ावा देना और आर्थिक विवादों को सुलझाना। ये भी आपको मैंने डायरेक्ट बता दिया कि विभिन्न देश है उसमें आपस में व्यापार करना और मुक्त व्यापार को बढ़ावा देना, फ्री ट्रेड करना और विभिन्न देशों की आर्थिक व्यवस्था को सुधारना और बढ़ावा देना। और आसियान सामाजिक एवं सांस्कृतिक समुदाय, देखो ये भी मैंने डायरेक्ट लिखा हुआ कि सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास के स्तर को बढ़ावा देना। देखो मैंने आपको बताया, मैंने डिटेल में ज़्यादा लिखा नहीं है, ये ऊपर ऊपर से मैंने लिख दिया और इतना है, मेन है, इतना ही मेन है। अब हम आसियान शैली के बारे में पढ़ें। देखो आसियान शैली हमेशा 2 नंबर में पूछी जाती है। तो आसियान शैली की पहले हम डेफिनेशन देखेंगे कि अनौपचारिक और टकरावरहित और सहयोगात्मक मेल मिलाप का एक नया उदाहरण पेश करके आसियान ने काफ़ी यश कमाया। इसे ही आसियान शैली कहा जाने लगा। देखो ये मैंने एनसीईआरटी की लाइन से ये लाइन उठाई हुई है। देखो इसमें ना आपको थोड़ा ना ज़्यादा नहीं, ये आपको डायरेक्ट याद ही कर लो फुल फॉर्म कि देखो आसियान शैली ये है कि विभिन्न जो देश है इसके अंदर बिना टकराव के और ज़्यादा से ज़्यादा मेल मिलाप, जो देखो इसने इसके ये जो संगठन है इसने कम इसके जो देश है इन्होंने कम युद्ध करा, मेरे हिसाब से तो बहुत कम ही है। और इनका जो मेल मिलाप है वो भी बहुत अच्छा है। इसने ना पूरे आज विश्व में ना एक उदाहरण यानी एग्जाम्पल के रूप में इन्होंने ना काफ़ी यश कमाया, यानी इन्होंने काफ़ी लोगों से क्रेडिट कमाया इन्होंने। तो इसे ही आसियान शैली कहा जाता है। और आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना 1994 में हुई। ये तो आपको डायरेक्ट याद करनी चाहिए, डेट है जो। अब हम देखो, अब हम आसियान के बारे में पढ़ेंगे और हम पढ़ तो रहे, लेकिन अब हम पहले हम अपने इंडिया के बारे में भी पढ़ लेते हैं कि इंडिया और आसियान के बीच में क्या संबंध है, क्यों इतना महत्वपूर्ण है आसियान भारत के लिए। तो शुरुआत में भारत ने आसियान पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था कि ये क्या है, कि इससे हमको क्या फ़ायदा है, तो इस पर ध्यान नहीं दिया था। परंतु बाद के समय में भारत आसियान के देशों के साथ संबंध सुधारने और व्यापार बढ़ाने का प्रयास किया। भारत को लगा कि आसियान हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए उन्होंने संबंध सुधारे और संबंध सुदृढ़ करे। और भारत में 1991 में पूर्व चलो नीति अपनाई थी। भारत ने ना 1991 में पूर्व चलो नीति अपनाई थी। पूर्व चलो नीति ये थी, ये आसियान के देशों के साथ अपनाई थी। और इस टाइम कौन थे प्रधानमंत्री? नरसिम्हा राव। और इस टाइम वित्त मंत्री कौन थे? इस टाइम हमने एलपीजी भी अपनाई थी। एलपीजी के टाइम कौन थे वित्त मंत्री? यानी मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। और अब हम थोड़ा अगला पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे। आसियान के 2 देश यानी सिंगापुर और थाईलैंड के साथ भारत ने मुक्त व्यापार समझौता किया। यानी जो आसियान है ना, भारत ने आसियान के जो 2 देश है सिंगापुर और थाईलैंड, इसके साथ ना मुक्त व्यापार समझौता किया, फ्री ट्रेड समझौता। अब हम देखो, अब मैंने आपको इसके बारे में इतना बता दिया, आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। देखो मैंने बहुत ही ना सिंपली तरह से लिखा हुआ है। अब हम ना देखो, जैसे हमने यूरोपीय संघ के झंडे के बारे में पढ़ा था, तो अब हम आसियान के झंडे के बारे में भी पढ़ेंगे।
तो अब हम आसियान के झंडे के बारे में पढ़ेंगे। आसियान के प्रतीक चिन्ह में धान की 10 बालियां साउथ ईस्ट एशिया के 10 देश को इंगित करते हैं जो आपस में मित्रता और एकता के धागे से बंधे हैं। वृत्त आसियान की एकता का प्रतीक है। देखो, ज़्यादातर जो देश के झंडे होते हैं ना, आपको कॉमन आपको पता ही लग जाता है कि शांति और मित्रता और सहयोग को ही बढ़ावा देते हैं। तो ऐसे ही इसका भी आसियान का। तो हम इसके पहले झंडे को हम देखते हैं कि ये है क्या, कैसा झंडा है। देखो इसमें ना, इसमें लिखा हुआ है धन की 10 बालियां। तो 10 बालियां, आप इस झंडे को देख लीजिए कि बाहर ब्लू है, फिर अंदर रेड है, फिर इसमें कुछ ऐसे लाइनें हैं, लाइनें नहीं, मुझे लग रहा है धान की बालियां ही हैं। 10 से ज़्यादा ही है मेरे हिसाब से तो, परंतु इसमें 10 लिखी हुई थी। तो आप इस झंडे को देख लीजिए। नहीं, हाँ, ये मुझे लगा कि डिवाइड है दोनों, लेकिन ये है 10 बालियां। पहले देखो, पूरी एक बाली ऐसे जा रही है। मैं थोड़ा आपको मैं ये दिखा देता हूँ कि कैसे जा रही है पूरी। देखो, ये पहली वाली है ना, ये पूरी एक है, और ये आखिरी में ये भी पूरी एक है। तो ऐसी 1 2 3 ऐसे कर करके ना सारी बालियां हैं। ठीक है, तो मैं आपको इतना आसियान और यूरोपीय संघ के बारे में मैंने करा दिया है। तो मैंने आपको इतना करा दिया है, यूरोपीय संघ और आसियान।